यहाँ पर देख रहे हैं ये निशान लगा था रेड सिंबल, इसका मतलब हाँ रिकॉर्ड हो जी, रहा है। तो आप में से ठीक है सभी जी। ये लोग याद कर रखें इस बात को कि रिकॉर्डिंग, कई बार मैं भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग को बटन ऑन करना। हाँ तो जी, आप कोई सभी ने नहीं। ध्यान ठीक देना इस है, बात को ओके। कि चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही। चलो, कोई ऐसा है जिसने मेरा सेशन नहीं सुना हो, ऐसे ही ज्वाइन किया अभी? कोई हमारे बीच में ऐसा तो नहीं है? हमने तो सुना है, ओके, मैंने तो सब सेशन देखा हुआ है। अच्छा देखा, चलो फिर ठीक है, सभी सिस्टम से अवेयर हैं बस आप, ठीक है। फिर भी अभी हमारे बीच में है, कल जिन्होंने सेशन अटेंड किया था हमारा, मीना जी। हाँ जी सर, मैंने कल का किया था सर। कल का किया है ना आपने? इससे पहले तो नहीं किया आपने कोई? नहीं नहीं सर, उससे पहले नहीं किया। ठीक है, चलो मीना जी को बिल्कुल नए हैं फिर इसके अंदर कार्ड के लिए। चलो मीना जी, एक कार्ड आपके सामने है एक, हाँ जी सर। ठीक है, ये कार्ड है, इसको क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? सर मुझे एक लड़का दिख रहा है हम्म, और एक डॉगी दिख रहा है, हम्म, सन भी दिख रहा है हम्म, और कुछ पहाड़ भी दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और एक वो कुछ डंडा सा ले रखा है उसने और उसमें गठड़ी है कुछ। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये मैडम, अगर मैं मेरे से कोई पूछने आ जाता है कि क्या मेरी ट्रैवलिंग होगी, तो ये कार्ड क्या आपको लगता है कि ट्रैवलिंग का कार्ड है ये? हाँ जी सर, जा रहा है आ रहा है काम ना करना। कि? और इंसान ट्रैवलिंग करता है तो कैसे करता है? अपना सामान बांधता हाँ है थोड़ा जी बहुत, जा रहा है। हाँ सम्मान, हाँ जी हाँ जी तो हाँ इसने जी। सामान भी बांधा हुआ है अपना, और ये क्या मूवमेंट में है, और आपको ऐसा लग रहा है ये पीछे इसका घर है थोड़ा सा, हाँ जी है ना? तो घर से दूर जा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है, जी तो इस कार्ड में क्या है? मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है इस कार्ड में, तो ये कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड भी हुआ। हाँ जी। ओके, दूसरा कार्ड का नाम, कार्ड का नंबर कितना है? 0। जीरो। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? शुरुआत। जीरो तीन। तो 0 से क्या होता है? शुरुआत। शुरुआत। ठीक है, मतलब आप जब पैदा, हम कोई भी पैदा होता है तो 0 महीने का होता है, 0 दिन का होते हैं, बल्कि एक दिन के भी नहीं तो घंटे के होते हैं हम जब, ठीक है, फिर एक महीने के बनते हैं हम, उससे पहले 0 महीने के होते हैं। तो इसलिए इंसान की स्टार्टिंग, हर किसी की स्टार्टिंग 0 से होती है, स्क्रैच लेवल से। ओके, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। कभी आप स्कूल नहीं गए होंगे तो स्कूल में 0 थे कभी, फिर आपने स्कूल जी में आपने, आपके पेरेंट्स ने आपका एडमिशन कराया स्कूल में, तो आप क्या हुआ, स्कूल में पहले पहले 0 थे, उसके बाद स्कूलिंग से स्टार्ट हो गई। फिर जब कॉलेज नहीं गए तो कॉलेज में 0 थे जब तक, ठीक है। तो इंसान की जर्नी है हर सेक्टर पे, स्क्रैच लेवल 0 से स्टार्ट होती है। प्लीज सभी एक तो माइक को ऑफ रखें, सभी सभी के माइक ऑफ रखें, जिससे मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका ऑन रहेगा, बाकी सभी के माइक। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ माइक ऑफ के लिए? जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग ये होगी, क्योंकि माइक ऑन रहेगा ना, पीछे से आवाज एक खटपट खटपट कुछ ना कुछ आपके सामान उठाने की, रखने की, ये सब आवाजें आती रहेंगी, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। तो फिर आप सुनते वक्त इरिटेट होंगे कि वॉइस क्लियर नहीं है, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई। तो ये रिकॉर्डिंग आपकी एसेट बन रही है, ये समझो, आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है। तो जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जितना अच्छा साफ सुथरी रिकॉर्डिंग होगी, इसको आपको सुनना है बाद में। ठीक है मीना जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है। दूसरा मीना जी, अगर सन निकल रहा है यहाँ पर, 0 का मतलब बताया स्टार्टिंग, ठीक है, तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए इसकी स्टार्टिंग हो रही है। हो सकता है पहली बार स्कूल जा रहा हो, पहली बार जॉब पे जा रहा हो, पहली बार कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, ठीक है, कुछ भी नया शुरू कर रहा है। कार्ड का नाम है द फूल। द फूल का मतलब होता है बेवकूफ। अब बेवकूफ का मतलब बेवकूफ नहीं होता, बेवकूफ का मतलब जैसे हम आम भाषा में किसी बच्चे को बोल देते हैं, किसी बड़े को भी बोल देते हैं, यार बेवकूफ है क्या। तो बेवकूफ का मतलब ये है किसी पर्टिकुलर, जो हमने कोई पर्टिकुलर काम दिया था उस इंसान को, वो काम वो अच्छे से नहीं कर पाया। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमने उसको बोल दिया बेवकूफ। तो बेवकूफ का द फूल का मतलब ये है कि किसी सेक्टर में आप जो काम करने के लिए घर से निकले हो, उस काम की आपको या तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या फिर बहुत कम नॉलेज के साथ आप काम पर निकले हो, क्योंकि द फूल कार्ड का नाम है। फूल का मतलब होता है लेस नॉलेज होना, या बिल्कुल नॉलेज ना होना। ओके, लेकिन कार्ड ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। दूसरा, सूर्य यहाँ चमक रहा है इस कार्ड में, सूरज निकला हुआ है अभी, निकल पूरा भी नहीं निकला है, निकला है अभी, निकल रहा है। इसका मतलब सुबह का टाइम है, और सुबह नेचर एनवायरमेंट कितना क्लीन होता है। सूर्य निकलने का मतलब है आपका नया दिन शुरू होता है सूरज निकलने के बाद। इसका मतलब है जीवन में
कुछ नया सवेरा आपकी लाइफ में होने वाला है, आपके जीवन में कुछ नया सवेरा होने वाला है, ये कार्ड ये भी बताता है। ओके, सबसे पहले टोटलिटी में कार्ड को देखा जाता है। सबसे पहले कार्ड का टोटल में एनवायरनमेंट देखो, ठीक है। कार्ड का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है मैडम आपको? सर ना एनवायरनमेंट जी, तो टोटल कार्ड को देख के क्या फीलिंग आ रही है? पीछे कलर सूर्य ऐसे देख अच्छा, कर, है ना, हाँ जी क्या कलर नजर आ भी रहा अच्छा है, वाइट है भी है, येलो कलर भी है, है? लेकिन थोड़ा सा रेड भी है शायद, ये हाँ, पता कोई नहीं बात मुझे लग क्यों वगैरह। हाँ तो जी, कार्ड को देख के थोड़ा सा एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है आपको, मतलब कार्ड एक सुंदर सा कार्ड अच्छा दिखाई दे इफेक्ट रहा आ रहा है। है ना? हाँ जी हाँ जी। तो जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट होगा, जैसा दिख रहा है ना आपको कार्ड की एनवायरनमेंट कैसा है, पीछे का बैकग्राउंड कैसा है ना, नेचर कैसी है यहाँ पर, वैसा ही एनवायरनमेंट जो सामने प्रश्न पूछता है उसकी लाइफ में वैसा ही एनवायरनमेंट चलता है जैसा कार्ड निकल कर आता है। कितनी मजे की बात है। कल आपने पूरा सेशन देखा था मेरा, लगभग, हाँ जी सर, लगभग देखा था है ना? पूरा। हाँ जी तो कार्ड आपने देखा ना, कितने जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वैसे ही कार्ड निकल कर आ रहे थे। इसका मतलब है हाँ सीधा जी सीधा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस कार्ड के अंदर, जो कार्ड हमने निकाला है उस क्वेश्चन भी कार्ड के अंदर है, सॉल्यूशन भी कार्ड के अंदर है और आंसर भी कार्ड के अंदर है, रेमेडी भी कार्ड के अंदर है। तीनों चीजें कार्ड के अंदर होती हैं जब कार्ड निकल कर आता है। और वो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, वो कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज तो थोड़ा पहला दिन है, इंटरेक्शन है, थोड़ा माहौल बन जाए, कल से आपका रिदम थोड़ा बनेगा। तो कल मैं कोशिश करूंगा पहले ही क्लास में ये बता दिया जाए कि ये रीडिंग आती कहाँ से है, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या साइंस काम करती है, क्यों ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसी कार्ड में आंसर होता है। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, क्योंकि वैसे 78 कार्ड होते हैं, कोई भी कार्ड निकल कर आ सकता है, और उस कार्ड में उसी का आंसर क्यों है? तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ही कार्ड क्यों उस क्वेश्चन को दिखा रहा है कि इसका क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन भी ये हो सकता है, आंसर भी हो सकता है, उसका रेमेडी भी हम ये कर सकते हैं। तो सब कुछ कार्ड बता देता है। ओके, तो इतनी बढ़िया साइंस है। तो यहाँ पर संशय हमने क्या पकड़ा? संशय हमने ये पकड़ा कि जीवन में कुछ नया सवेरा होने वाला है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई सामने क्वेश्चन पूछता है मेरे से कि भाई मेरा झगड़ा हो गया कहीं, तो मैं उस पर केस कर दूं या उससे समझौता कर लूं, और ये कार्ड निकल कर आया है, तो क्या बोलूंगा मैडम मैं? मुझे क्या बोलना चाहिए इस कार्ड को देखते हुए? सर, समझौता नहीं कर लेना चाहिए, क्यों? नई शुरुआत कर रही हुई है। दूसरा, ये इंसान आपके इसकी फोटो से, इसके फेस से ऐसा लग रहा है कि झगड़ालू किस्म का है, ये नहीं, झगड़ सकता है, इनोसेंट नहीं, इनोसेंस लग रहा है ना? इनोसेंट है। हाँ हाँ, जी। तो इसका मतलब है सामने वाला बंदा इनोसेंट है। अगर हम उसको राय देंगे ना कि लड़ ले, तो लड़ नहीं पाएगा, वो उसकी नेचर ही नहीं लड़ने की, क्योंकि जो कार्ड के अंदर दिख रहा है वैसी पर्सनैलिटी सामने वाला भी है। पहली बात तो क्या है, जैसा एनवायरनमेंट यहाँ पर है ऐसा ही उसकी लाइफ में एनवायरनमेंट चल रहा है अभी। फिर जैसी पर्सनैलिटी इस इंसान की है ना, वैसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में पूछ रहा है, अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा है तो ये पर्सनैलिटी उस थर्ड पर्सन की है, या अपने बारे में कोई बात कर रहा है तो ये पर्सनैलिटी उसकी खुद की। तो यहां से हमें कार्ड से इसका फेस ऐसा पता लग रहा है कि यार इनोसेंट सा फेस है, ठीक है, ये लगता नहीं कि झगड़ा करने वाला है। दूसरा दूसरा ये शांति प्रिय इंसान है, पीस लविंग इंसान पर्सनैलिटी है। कैसे पता लगा हमें पीस लविंग है? देखिए, सबसे पहले यहाँ कलर का बहुत बड़ा रोल होगा, कलर और नंबर। मैं इकलौता ऐसा टैरो पढ़ाने वाला हूं कि हर कार्ड के अंदर कलर और नंबर्स के बिना मैं आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि मुझे ज्योतिष भी आता है, मुझे न्यूमरोलॉजी भी आती है, और ये दोनों सब्जेक्ट उसी के हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे। सबसे पहले देखिए, इसके हाथ में क्या है? व्हाइट कलर का फ्लावर्स है। व्हाइट कलर फूल या फ्लैग, ये संधि को दिखाते हैं, ये पीस को दिखाते हैं। जब किसी दो देशों के बीच में शांति वार्ता होती है या शांति का संदेश भेजना होता है, तो हम कोई व्हाइट फ्लावर्स या फिर व्हाइट फ्लैग को फहराते हैं, ताकि पता लगता है कि सामने वाला संधि चाह रहा है। ओके, और इसके हाथ में क्या है? व्हाइट। व्हाइट का मतलब होता है पीस, शांति। ओके, तो इसका मतलब है व्हाइट हैंड, इसके लेफ्ट हैंड में व्हाइट कलर का फ्लावर्स है कोई, तो इसका मतलब है पीस लविंग इंसान पर्सनैलिटी, पीस लविंग पर्सनैलिटी है। ओके, शांति प्रिय इंसान है ये झगड़ा वगड़ा नहीं कर सकता, इसको शांति चाहिए। दूसरा, और हमने कैसे पता लगा ये बड़ा कूल किस्म का है, शांति चाहिए इसको? सबसे पहले इसने जो कपड़ा पहना है वो देखो, जो सबसे इनर में कपड़ा पहना है, जो स्किन से टच करता हुआ जो कपड़ा पहना है उसका कलर देख लो आप, वो है व्हाइट। वाइट। व्हाइट, गले से व्हाइट पता लग रहा है, व्हाइट, और ये देखिए व्हाइट। तो व्हाइट कलर सबसे नजदीक है इसके स्किन से,
इसका मतलब है कि व्हाइट कलर से ये गवर्न हो रहा है। व्हाइट कलर आता है चंद्रमा का, और चंद्रमा इज पीस लविंग। चंद्रमा को क्या बोला गया, मदर या मदर टाइप फिगर। ओके, चंद्रमा क्या एक शांत प्लेनेट है। सूर्य को बोला गया राजा और चंद्रमा को बोला गया रानी। सूर्य क्या है, तेज, आपने देखा है बिल्कुल धूप कितनी तेज होती है, और चंद्रमा से कभी क्या मिलती है, शीतलता। चंद्रमा एक कूल प्लेनेट है और सन इज हॉट प्लेनेट। जिस तरह से माँ और बाप होते हैं, माँ हमेशा प्रोटेक्टिव होती है और बाप को क्या बोला गया, दिखाया गया क्रूर। तो सूर्य क्रूर है और मून जो है सॉफ्ट प्लेनेट है, ठीक है, शांति प्रिय प्लेनेट है। तो यहां से पता लगता है शांति प्रिय इंसान है। ओके, दूसरा, पहले टोटल में कलर देखो पीछे, कलर कौन सा है, लगभग लगभग येलोइश कलर है पीछे एनवायरनमेंट के अंदर। येलो कलर जुपिटर का कलर होता है, और ये जुपिटर से क्या देखते हैं हम, जुपिटर से है ग्रोथ, विजन, एक्सपेंशन, ओके, सोसाइटी, मिलजुल कर काम करना, एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, ये सारी चीजें जुपिटर से आती हैं। प्रज्ञा, विवेक, विजन, ये सारी चीजें जुपिटर से आती हैं। इसका मतलब है इस कार्ड के अंदर ये सारा कुछ है। तो ये इंसान जो ट्रैवलिंग के लिए निकला है, और उसके बूट भी देखिए, बूट भी कौन से, इसके येलो कलर के बूट है। इसका मतलब है ये ट्रैवलिंग के लिए जो निकला है, किस लिए निकला है, घूमने नहीं निकला ये अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए निकला है। गुरु का कोई ज्ञान लेने के लिए निकला है, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए निकल सकता है, आप या अपनी ग्रोथ के लिए निकला है। ग्रोथ का मतलब क्या, अभी आप पढ़ के आए, हो सकता है आप जॉब के लिए जा रहे हो या कोई बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, मतलब अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। तो ये बंदा ग्रोथ के लिए घर से निकला है। ये येलो कलर बता रहा है, येलो कलर के बूट बता रहे हैं। ओके, और इस कार्ड में भी क्या है, येलो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कार्ड ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया कार्ड है। कोई पूछता है जी मेरा क्या होगा फ्यूचर, थोड़ा बताएंगे, तो ये कार्ड निकल कर आ जाए, इसका मतलब है कार्ड के अंदर येलोइशपन बहुत ज्यादा है। येलो का मतलब होता है जुपिटर, जुपिटर का मतलब है ग्रोथ, विजन, लाइफ का पर्पस। इसका मतलब है आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर। आप लाइफ में आगे नियर फ्यूचर में एक ग्रोथ पाने वाले हो। ओके, ये यहां से पता लगता है। दूसरा, आप जेस्चर पोस्चर भी जज कर सकते हो किसी इंसान का। सबसे पहले देखिए इसका हेड कहां पर है, इसका हेड है ऊपर की तरफ, ठीक है। एक इंसान के तीन तरह के पोज हो सकते हैं, एक वो ऐसे ऊपर देख सकता है, एक सामने स्ट्रेट और एक नीचे की तरफ। तो तीनों के अलग अलग मतलब हैं। जब इंसान का हेड नीचे की तरफ होता है, उसके दो मतलब निकल सकते हैं। पहली बात है, या तो वो पास्ट के बारे में सोच रहा है या डिप्रेशन में है, या सोच रहा है और वो भी पास्ट के बारे में, या डिप्रेशन में है। जब बंदा स्ट्रेट होता है, कहते हैं ना आई टू आई कांटेक्ट बात करनी चाहिए। स्ट्रेट कांटेक्ट का मतलब है अटेंशन। स्ट्रेट कांटेक्ट, फेस सीधे होने का मतलब है कि आप प्रेजेंट में जी रहे हो और प्रेजेंट की बात कर रहे हो। तभी कहते हैं ना आई टू आई कांटेक्ट बात करो। क्योंकि बच्चे से बात कर रहे हो, या तो ऊपर लिखा रहा है, ऊपर देख रहा है वो, तो इसका मतलब वो फ्यूचर की प्लानिंग को सोच रहा है। नीचे है तो कोई डिप्रेशन है या पास्ट की बातें में सोच रहा है। हम कहते हैं ना आई टू आई बात करो। आई टू आई बात करने होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात है। और जब फेस ऊपर की तरफ होता है तो इसका मतलब ये है कि या तो आप कोई सपने बुन रहे हो, और वो सपने किसके लिए बुने जाते हैं, फ्यूचर के लिए, या फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हो, या किसी डिवाइन में आपका बहुत ज्यादा फेथ है, उसको याद करें। ओके, तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखना। इसी तरह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप लेफ्ट और राइट से ही पता लग कर सकते हो। जो आपका लेफ्ट पोर्शन होता है, या लेफ्ट हैंड है या लेफ्ट लेग है, दैट इज योर पास्ट। और जो आपका राइट हैंड है या राइट लेग है आपकी, वो आपकी या तो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। ओके, और यहां पर भी जो पास्ट और फ्यूचर की बात हमेशा हम बोलेंगे, वो बहुत लंबा पास्ट नहीं है, क्योंकि ये कार्ड मैक्सिमम मैक्सिमम 7-8 महीने 9 महीने तक ये आपके फ्यूचर को बताते हैं या पास्ट को दिखाएंगे। इससे आप बहुत लंबा फ्यूचर या बहुत लंबा पास्ट नहीं दे सकते इन कार्ड से, क्योंकि ये काइंड ऑफ प्रश्न कुंडली है। और प्रश्न कुंडली की एक लिमिटेशन होती है कि वो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं दिखाती। तो जब भी हम कोई बात बोलेंगे कि आपके ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब है नियर की बात हो रही है, बहुत जल्दी, या आपके ऐसा हो चुका है तो भी बहुत जल्दी की बात है। नियर फ्यूचर, नियर पास्ट। ओके, दूसरा, इसके बाद ये इंसान की पर्सनालिटी क्या, भी इसको किस एज का इंसान बोल सकते हैं। अब देखिए इसके कपड़े देखिए आप, कपड़े इसके कलरफुल कपड़े हैं, इसका मतलब ये टीनेजर कोई बच्चा है, इसका शक्ल फेस भी ऐसे दिखा रहा है हमें, उसके ड्रेसिंग सेंस से पता लग रहा है ये कोई यंग ब्लड है, यंग जनरेशन का बच्चा है, टीनेजर बच्चा हो सकता है ये। ओके, क्योंकि कलरफुल चीजें पहनी हुई है, बच्चे ही पहनते हैं ऐसे, जो यंग बच्चे होते हैं एक एज में जाकर। दूसरा, इस ये जो किसने कपड़ा पहना है, इसके अंदर देखिए फिर ये रेड कलर है, ये देखिए रेड कलर है।
इसका मतलब है शांति प्रिय तो है ये, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें मंगल की एनर्जी भी है। मार्स इज व्हाट? मंगल इज योर फिजिकल एनर्जी। आप में फिजिकल दमखम कितना है, ठीक है, आपका मस्कुलाइन बॉडी कैसी है, ये आपका मंगल बताता है। तो इसका मतलब है ये पीस लविंग इंसान तो है, लेकिन इसमें जज्बा है। ऐसा नहीं है कि कोई ये पीछे हट जाएगा किसी चीज के लिए। तो मंगल आपकी फिजिकल फोर्स होती है। तो अपनी फिजिकल फोर्स लेकर, शांति को साथ में रखकर, ठीक है, अपनी किसी ग्रोथ के लिए ये निकल चुका है, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए। और ये देखिए हो सकता है इसका बैग है, इसके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जीरो भी बता रहा है कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, सन भी बता रहा है कुछ नया सवेरा होने वाला है, द फूल ये बता रहा है कि कोई नई जर्नी इसकी स्टार्ट होने वाली है, जिसके जिसके मामले में इसको पहले प्रियर नॉलेज की नहीं है। ओके, टोटल ओवरऑल कार्ड ये बता रहा है कि लाइफ में इसको ग्रोथ मिलने वाली है। दूसरा, अभी देखिए क्या है इस कार्ड से और बता सकते हैं हम। इस यहाँ पर एक डॉगी है। डॉगी को क्या बोला गया? फेथफुल प्राणी, सबसे वफादार कुत्ते को बोला गया है। तो ये आप यहाँ देखिए नजर आ रहा है। इसका मतलब है कोई वफादार आपके साथ डिवाइन चल रही है या कोई इंसान चल रहा है। जब कभी आप कभी गिरने लगोगे अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम में आओगे, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या दिखाई दे रहा है कि इसका फेस ऊपर की तरफ है। तो ये इसके दो मतलब निकलते हैं। या तो ये बेवकूफ है कि भाई एज पर खड़ा है, पहाड़ी पर खड़ा है और चले जा रहा है, गिर सकता है लेकिन ध्यान ऊपर की तरफ है। या इस कार्ड को हम फेथ का कार्ड भी बोल सकते हैं, विश्वास। इसको पता है कि ये एज पर खड़ा है, इसको पता है कि ये चल रहा है, लेकिन ये किसी डिवाइन को याद कर रहा है। मतलब उस डिवाइन में इतना फेथ है इसको कि उसको पता है कोई ना कोई बचा लेगा। तो ये रिस्क टेकिंग कार्ड भी है। कोई हमसे पूछने आ जाए कि जी मुझे कुछ गैम्बलिंग खेलनी है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ, क्या मैं रिस्क ले लूं? और ये कार्ड निकल कर आ जाए तो हम बोलेंगे यस, आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपनी अपनी विद्या के ऊपर विश्वास है, जिससे कोई आपको टिप मिली है ना, कई बार होता है ना, टिप मिल जाती है कि आज इसका ये शेयर ऊपर जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है, या आपको इतनी नॉलेज है। जब आपको नॉलेज होती है तो अपनी, अगर आपको अपनी नॉलेज में फेथ है कि आपने जो कैलकुलेशन की है कि ये शेयर ऊपर जाएगा इस महीने, इस दिन, या ये नीचे जाएगा, या कोई बैटिंग का केस हो सकता है कि भाई कोई आईपीएल चल रहे हैं, आपने पैसा लगा रखा है, आपकी इतनी नॉलेज है, आपने इतनी स्टडी कर रखी है, और आपकी गट फीलिंग ये कह रही है कि आज ये होगा, तो आप रिस्क ले सकते हो अगर आपको अपने पर विश्वास है। क्योंकि इसको विश्वास है किसी डिवाइन पर, किसी भी एनर्जी पर, तभी ये चले जा रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो ये इतने सारे चीजें, ये कार्ड एक एक कार्ड बोल सकता है। दूसरा, कोई बोले कि जी मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे अकेला बिजनेस करना चाहिए या मैं किसी का साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस करूं। और यहाँ पे क्या नजर आता आता है हमें कि इंसान तो एक है, लेकिन साथ में कोई एक और भी है जो उसका वेल विशर है। तो हम ये बोलेंगे जिसको आप अपना वेल विशर मानते हो उसके साथ बिजनेस करो। क्योंकि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं, एक तो आपकी स्टार्टिंग है, ओके, दूसरा आप उस मामले में दा फूल हो, आपको इतनी नॉलेज नहीं है जिस बिजनेस में आप हाथ डाल रहे हो। तो किसी जानकार इंसान को, जिसको इस बिजनेस की नॉलेज है, उसको अपने साथ रखो, या तो बिजनेस पार्टनर बनाओ उसको, या उसको एज ए कंसल्टेंट हायर करो, ताकि आपका सपोर्ट करता रहेगा। जहां नुकसान करना चाहोगे यार, आपको आपको प्रॉब्लम फेस आएगी, ताकि आपको वहां से निकाल सके, क्योंकि आप बहुत कम नॉलेज के साथ उस बिजनेस की तरफ मूव करें। यहाँ से ये बता रहे हैं। तो इस तरह से चीजें बताती हैं। कोई इंसान आगे पूछता है कि जीवन में कितनी ऊंचाइयों को मैं छू पाऊंगा, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो हम बोलेंगे स्काई इज द लिमिट। क्योंकि देखिए पहाड़ी पर चढ़ गया। और हम बोलेंगे रास्ता थोड़ा टफ है, रास्ता इज नॉट स्मूथ। जिंदगी में जो वहां तक पहुंच रहा है वो स्मूथ नहीं है। ये देखिए कितना उबड़ खाबड़ है, आप देखते हैं ना एज ऊपर की तरफ कितना उबड़ खाबड़ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पहुंच तो जाओगे, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहुंच जाओगे, क्योंकि क्या है, टॉप पर पहुंच चुका है। इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं जाने के लिए, बिल्कुल एज पर खड़ा है और बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुका है। तो आप जहां आपने लिमिट सेट की हुई है वहां तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन रास्ते में रास्ता इतना स्मूथ नहीं होगा। क्योंकि रास्ता कैसा नजर आ रहा है देखिए, ऊपर नीचे पत्थर पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कार्ड को लगा सकते हो।
सर आपने उसमें टाइम नहीं बताया सर। क्या टाइम नहीं बताया? सर कोई मैरिज के लिए आता है कि मेरी मैरिज कब तक हो जाएगी, अभी तो सर वो सिखाएंगे ना, कितना अभी बताएंगे अपन। अभी तो सिखाएंगे यार, अभी तो कार्ड तो सीख लो। आप पहले ही कूद पड़े टाइमिंग पर। जीवन में कार्ड रीड करने आ गए तो भी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है। ओके सर। आप नर्सरी में एडमिशन लिया और बोला सर यूनिवर्सिटी में वो एमबीबीएस करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, ये फॉर्म तो भरा लो सर। अरे भैया अभी तो क्लास में एडमिशन लिया आपने, पहले कार्ड करो, टाइम फ्रेम उसके बाद में आएगा, कैसे टाइम फ्रेम निकालना है। पहले 6 से 7 सर एक दिन, क्वेश्चन। हाँ एक मिनट, पहले 6 से 7 दिन हम कार्ड को पढ़ने वाले हैं। कार्ड की मीनिंग जिस दिन आपको समझ में आ गई, या कार्ड को कैसे मीनिंग निकालना है कार्ड से, जिस दिन वो समझ में आ गया, फिर तो टैरो आपको बच्चों का खेल लगेगा, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक एक ही रह जाएगा, टाइम फ्रेम करने का। पहले कार्ड की साइकोलॉजी में उतरना है। हाँ जी मैडम बोलो। सर जैसे आपने वो फूल का कार्ड दिखाया था, अब उसमें किसी ने अगर पूछा कि उसके लव रिलेशन के बारे में क्वेश्चन, तो वो कार्ड सामने वाले उसके पार्टनर को बताएगा कि वो बहुत लाइटली ले रहा है, या वो कार्ड मेरे को रिप्रेजेंट करेगा कि हम बहुत लाइटली ले रहे हैं? वो बताएंगे अभी, ये भी क्वेश्चन आंसर देंगे। पहली बात 2-3 चीज जान लीजिए। वन कार्ड इज वर्थ एटलीस्ट 1000 वर्ड्स, तो एक कार्ड के हजारों मतलब। सर हाँ जी बोलो बोलो बोलो, आप बोलो पहले। सर यदि कोई फीलिंग के बारे में पूछता है कि उसकी मेरे लिए क्या अभी फीलिंग है, बताएंगे, तो रुक फूल कार्ड आए जाओ तब क्या जवाब अरे देंगे? रुक जाओ, सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे अभी। रुक तो जाओ, पहले कार्ड को समझो। अब कार्ड से रीडिंग आती कैसे, जब तक आप ये नहीं जान लेंगे तब तक आप आगे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कार्ड की रीडिंग आती कैसे है, ठीक है। आप पहले 1-2 लेक्चर होने दो, अभी क्वेश्चन को अपने दबा के रखो, फिर हर कार्ड से कैसे कैसे आंसर देने वो आपको सिखाए जाएंगे। लेकिन 1-2 लेक्चर, अभी 2-3 क्लास, आज की क्लास छोड़ दो, कल की क्लास छोड़ देना, ठीक है। परसों से आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको आपको पता लग जाएगा कि आंसर कैसे देना होता है, ठीक है। अभी नहीं पता लगेगा आपको, जब तक मैं आपको ये नहीं बता दूंगा रीडिंग आती कैसे है, कार्ड को कैसे दिखाया था। तो 2-3 क्लास पहले हो जाने दीजिए, कार्ड के रूबरू हो जाइए आप सबसे पहले, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आपको, क्योंकि 78 कार्ड तक जाना है हमें, ठीक है, और हमारे पास 7 दिन है, तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले हिस्ट्री क्या टैरो की, ये पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, कि कहां से आए कार्ड, ये टैरो कार्ड है क्या। द मोस्ट कॉमन थ्योरीज गोज टू एंशिएंट इजिप्ट एंड थाओ, काउंसलर ऑफ ऑसरीज। तो मोस्ट कॉमन थ्योरीज go to ancient Egypt. Some believe that a form of tarot goes back to ancient China. तो अलग अलग थ्योरीज हैं इसके पीछे। कोई कहते हैं जी इजिप्ट से आए हैं, कोई कहते हैं जी चाइना से आए हैं कार्ड, ठीक है। मिथ था अब से पहले, लेकिन कॉमन मिथ क्या है, सारे मिथ ही हैं, लेकिन कॉमन मिथ क्या समझ में आया। कॉमन मिथ इज दैट टैरो वाज बॉट टू यूरोप बाय द जिप्सीज। ये कॉमन मिथ ये है कि इन कार्डों को यूरोप में जिप्सीज लेकर आए। जिप्सीज क्या है, एक कम्युनिटी है ये गुमक्कड़ टाइप के लोग होते हैं, जैसे खाना बदोश टाइप होते हैं ना लोग, कि घूमते रहते हैं या बिजनेस करते रहते हैं कुछ लोग, तो दर बदर घूमने वाले लोग हैं। तो जिप्सीज क्या है, बड़े घुमक्कड़ टाइप के लोग होते हैं, तो वो यूरोप में लेकर आए इन कार्ड को। द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, जो हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है, ये तो मिथ है, ये भी मिथ है, जिप्सीज लेकर आई यूरोप में सबसे पहले कार्ड को। द फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं इन कार्ड के कि ये यूरोप के अंदर 14th सेंचुरी में कार्ड पाए गए। अब वो उससे पहले जिप्सीज कौन सी सदी में लेकर आया था ये कोई आज तक नहीं पता किसी, ठीक। लेकिन हिस्टोरिकल जो रेफरेंस मिलता है 14th सेंचुरी में ये कार्ड यूरोप में पाए गए। कैसे पाए गए, एज ए गेम नोन एज तिरोची। एक गेम है, मतलब हर कल्चर में आपको पता ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ गेम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पत्ते खेलते हैं, ऐसे ही पता नहीं हो सकता किसी सिस्टम में कोई पत्ते खेलने की कोई धारणा रही हो। तो एज ए गेम नोन एज तिरोची, तिरोची एक गेम था। कार्ड जिस तरह हमारे पास कार्ड है, ऐसे उनका तिरोची नाम का एक गेम था कार्ड का। ये सारे कार्ड उन तिरोची नामक गेम में पाए गए। तो उससे पता लगता है कि भाई हिस्टोरिकल रेफरेंस है, ये कार्ड डेफिनेटली यूरोप से आए हैं। सारे सिंबल्स, कार्ड के अंदर जो पिक्चर्स है, सारे उनके किसी गेम के अंदर थे। ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम ऑफ डिविनेशन और फॉर्च्यून टेलर।
बेस्ड ऑन सम सेम सिंबोलिज्म एंड आर्केटाइप्स। तो हर एंशियंट कल्चर में जितने भी कल्चर हुए हैं, एंशियंट कल्चर, पुराने सिस्टम हुए हैं, उन सभी में कोई ना कोई एक सिस्टम होता था फ्यूचर को जानने का, फ्यूचर को पहचानने का, फ्यूचर को बताने का। सभी में होता है। किसी में सिंबल्स हैं, किसी में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब आज कलयुग में क्या है, मान ली कलयुग में अगर किसी फ्यूचर बताना तो बहुत सारे सिस्टम है हमारे पास। कोई पामिस्ट्री कर रहा है, कोई टैरो कर रहा है, कोई वास्तु कर रहा है, कोई ज्योतिष कर रहा है, कोई नाड़ी, कोई लाल किताब, बहुत सारे सिस्टम है। इसी तरह से हर एरा के अंदर, हर कल्चर के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम रहे हैं जिसको देखकर वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। तो उसका तिरोची नाम का गेम एक रहा हो जिससे वो अपना कोई सिविलाइज्ड कोई सिस्टम रहा होगा जिससे वो अपना फ्यूचर देख के बताते होंगे। तो उनका एक गेम था तिरोची। जैसे हमारे यहाँ तोते से भी काम चलाया जाता है ना। तोते को पिंजरे में रखते हैं, तोता आता है, कार्ड निकाल के चला जाता है। तो कोई अगर आगे 50 साल बाद अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे कि तोता प्रेडिक्शन किया करता, तो हंसेंगे वो, लेकिन एक सिस्टम था हमारा, ठीक है। तो इस तरह से पहले बहुत सारे सिस्टम थे, खेल खेल के बने हैं वो, उनसे खेल भी था, हमें लगता है खेल रहे हैं वो, लेकिन उनका वो सिस्टम है फ्यूचर को जानने का। मीनिंग क्या है टैरो का? टैरो का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। अगर टैरो वर्ड आप देखेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है। जिस तरह से जो आवर्स बना है, हम कहते हैं ना 1 घंटे 1:20 हो गया, 1 hour 20 minutes है। तो जो आवर्स वर्ड है, ये आवर्स कोई वर्ड ही नहीं है। वर्ड था पहले होरा, HORA, होरा। जो वैदिक ज्योतिष थोड़ा सा भी जानता होगा उसको पता है हमारे हिंदू सिस्टम के अंदर एक दिन के अंदर 24 होरा होती हैं, होरा, ठीक है। होरा इज व्हाट? 1 घंटा। और वो 1 घंटा क्या होता है? ये हमारे जो 7 विजिबल प्लैनेट हैं, सन से लेकर सैटर्न तक, ये 7 प्लैनेट, जो 7 वार हैं आपके, 7 प्लैनेट से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये 7 प्लैनेट ही होरा में बार बार हमारे दिन के अंदर आते हैं। 24 घंटे हैं और 7 हो रहे हैं। लगभग लगभग एक प्लैनेट की होरा दिन के अंदर 3 बार आती है, ठीक है। लगभग लगभग, कुछ ज्यादा भी आ सकती है क्योंकि 24 घंटे हमारे पास। होरा का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर होरा में, यानी कि उस पर्टिकुलर 1 घंटे में कोई प्लैनेट पूरे यूनिवर्सल पर रूल कर रहा है, उसका अधिकार है उस वक्त, उस टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये होरा निकलती है, ये मैथमेटिकल है, कभी बता भी देंगे होरा निकलती कैसे। हमारे सिस्टम से पता लगता है क्यों संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, क्यों आता है, ये होरा से पता लगता है, ठीक है। जिसकी लास्ट होरा होती है, जब अगली होरा आती है तो अगले दिन होरा, जो हमारा डे होता है ना, संडे के बाद मंडे, तो सबसे पहले मंडे की होरा आएगी। जैसे जिस दिन का जो डे होता है, जैसे आज क्या है, आज है मंडे, ओके। इसका मतलब है आज सवेरे होरा कहां से स्टार्ट होती है? होरा स्टार्ट होती है सनराइज से, और शुरुआत का 1 घंटा मोटा मोटा है, कुछ 55 मिनट की भी होती है, कुछ 1 घंटा 5 मिनट की भी हो सकती है, कुछ 1 घंटा 2 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन एवरेज 1 घंटे की मानते हैं हम। तो पहला 1 घंटा कहां से काउंट करेंगे? सुबह सनराइज से। और आप सनराइज गूगल से पूछ सकते हो या फिर कैलेंडर में या न्यूज़पेपर से दे सकते हो। तो सुबह मान लीजिए आज जो सूर्य उदय हुआ है 5:55 पे हुआ है, तो शुरुआत का 1 घंटा 6:55 तक आज मंडे, यानी कि चंद्रमा की होरा, पहली होरा होगी, ओके। तो ये होरा निकलती है हमारे यहाँ, और ये होरा आपको बता, ये यही होरा से मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन के किस घंटे में आपकी रीडिंग अच्छी जाने वाली है, ओके। वो आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। तो जिस तरह होरा वर्ड अंग्रेज लोग हमारे यहाँ से लेकर उन्होंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी तरह से टैरो का भी अपना कोई वजूद नहीं है, कोई नाम नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हर सिस्टम वाले कहते हैं ये हमारा कोई नाम लेकर गए हैं। जैसे एक हिब्रू सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम है हिब्रू सिस्टम, ओके। हिब्रू में एक वर्ड आता है तोरा। तोरा का मतलब होता है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो वो कहते हैं जी हमारा तोरा को इन्होंने टैरो में कन्वर्ट कर दिया, टैरेट। और ये भी टैरेट वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन बोलते इसको टैरो है, टी साइलेंट रहता है बाद में। तो एक है थाओ, ये जिप्शियन गॉड है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे देव देवताओं के नाम हुए हैं। तो जिप्सीज में एक थाओ नाम का देवता है, उनके यहाँ बहुत प्रचलित है। तो थाओ का बोलते हैं हमारे गॉड का नाम है टैरो। इसी तरह से तारोश, जिप्सीज में एक वर्ड आता है तारोश। तारोश का मतलब होता है द रॉयल वे। तो जिप्सियन बोलते हैं कि हमारा तारोश का ये टैरो कर दिया उन्होंने। तो आज तक समझ नहीं आया ये टैरो का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ये इतना तो पक्का है किसी सिस्टम का बिगड़ा हुआ रूप है,
जैसे आवर्स का होरा का आवर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरह ज्योतिष वाले बोलते हैं जो टॉरस जो साइन है, ऋषभ राशि, टॉरस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, टॉरस का टैरो बना दिया। रोटा लैटिन वर्ड है, इसका मतलब वीर। टैरो एक रिवर है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हो सकता है टैरो को टैरो में कन्वर्ट कर दिया। तो आज तक ये समझ नहीं आया किसी में कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बहुत सारे सिस्टम हैं जिनका नाम इससे मिलते जुलते हैं। तो ये तो पक्का है किसी सिस्टम का नाम बदलकर ये टैरो रख दिया, क्योंकि यू आर द कंसल्टेंट, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले आपको भी टैरो का मतलब क्या होता है, अब वो डिक्शनरी आप देखने लग जाओगे, वहां कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता मिले ना, मिलेगा तो फिर हो सकता है वो लिखा हो कि भाई इस तरह का डेफिनेशन एक सिस्टम है जिससे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखा जाता है, लेकिन टैरो का मीनिंग तो कुछ नहीं हुआ ना, तो इसलिए टैरो का मीनिंग हो सकता नहीं भी मिले आपको। दूसरा एडवांटेज ऑफ टैरो रीडिंग, ये आपको मैं वेबिनार में बता चुका हूं। सबसे बढ़िया एडवांटेज तो ये है कि टैरो के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज टैरो का ही है। इवन तक कि मैं तो वैदिक ज्योतिष पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, मेरी तो शुरुआत ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हुई थी, लेकिन जब कभी भी आज भी मैं जब फंस जाता हूँ, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, यहाँ तो 100 साल भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ लोगे तो भी कम नजर आते हैं। ओके, कभी कभी फंस जाते हैं क्योंकि ज्योतिष में इतने सारे योग हैं, इतनी सारी दशाएं चलती हैं, तो कई बार कंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो सिंपल ये करता हूँ कि पहले अगर ज्योतिष में कुछ मेरे को डाउट लग रहा है कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ डायसी में फंस जाता हूँ जब कोई, तो मैं टैरो से पूछ लेता हूँ। ओके, दूसरा, कुछ क्वेश्चन के आंसर ज्योतिष से या न्यूमरोलॉजी से देने बड़े टफ हैं, बड़े टफ हैं, दिए जा सकते हैं लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाती है। दूसरा, ज्योतिष आप तभी कर सकते हो या न्यूमरोलॉजी आप तभी कर सकते हो जब किसी की डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, ठीक है, तो आप न्यूमरोलॉजी कर सकते हो। अगर आपको टाइम भी नहीं पता तो आप ज्योतिष नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ पता है तो ज्योतिष न्यूमरोलॉजी कर सकते हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसको भी तो इंसान को अपना हक है ना जानने का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर या क्या हो सकता है आगे। तो टैरो में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो हम उसको टाइम को, इवेंट को पिन पॉइंट करने में वो न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी नहीं भी है तो भी हम टैरो से उसके आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब है टैरो में कोई डेट ऑफ बर्थ, नम, उसकी नाम, ठीक है, उसकी टाइमिंग, किसी की जरूरत नहीं होती। टैरो के हाथ खुले हैं। दूसरा, टैरो से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अब आप मान ली न्यूमरोलॉजी करते हो और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, मेरा दोस्त आने वाला था, ठीक है, वो कितनी लेट तक आएगा, या आएगा या नहीं आएगा। अब न्यूमरोलॉजी वाले के हाथ पर भूल जाएंगे इतने में, बोला ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये तो प्रश्न कुंडली टाइप हो गई, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी सिस्टम से देने में आपको कठिनाई होती है। दिए जा सकते हैं लेकिन होता हमारी नॉलेज उतनी है, लेकिन टैरो में कोई लिमिटेशन नहीं है। एक ही लिमिटेशन है कि यहाँ पर 9 महीने या 1 साल से ज्यादा के क्वेश्चन आंसर आप नहीं दे सकते। फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास या ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर। तो ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर का मतलब ये है कि फ्यूचर में, किसी के फ्यूचर में झांक सकते हो कि क्या चल रहा है। इसकी कार्ड आपको बिल्कुल बता देते हैं एट प्रेजेंट उसकी सिचुएशन है क्या। यही एट प्रेजेंट सिचुएशन जानने के लिए ज्योतिष के अंदर आपको सूक्ष्म दशा तक जाना पड़ेगा, और 5 लेवल की दशा को सीखना समझना बहुत साल लग जाता है, बहुत साल लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन टैरो में आप एट प्रेजेंट किसी इंसान के अभी क्या चल रहा है आप बहुत आसानी से जान सकते हो। उसका सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है आराम से, क्योंकि कार्ड ही आपको ये बताते हैं कि प्रॉब्लम भी ये है तो उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है और ये रेमेडी आप कर लो, तो यहां से आपको ये भी पता लगता है। फिर है हेल्पिंग इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में कार्ड बड़े हेल्प करते हैं, और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जो मर्जी सिस्टम सीख लेना, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, लाल किताब, कुछ भी सीख लेना, एट द एंड आपको जो प्रेडिक्शन में आपको काम आने वाली चीजें हैं, ये कंटेंट नॉलेज तो काम आएगी, नो डाउट काम आएगी, लेकिन एट द एंड जो चीजें एट द लास्ट काम आती हैं वो आपकी इंट्यूशन काम आती है। जितनी मर्जी कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन जब आप आंसर बोलने लगोगे फिर आपको दिमाग में घंटी बजेगी कि यार कैलकुलेशन ये कर लिया, आपको एक इंट्यूशन आएगी, एकदम से थॉट आएगा एक कि अच्छा यार इसका ऐसा हो सकता है। अब वो थॉट कुछ नॉलेज बेस्ड है और कुछ डिवाइन से आप रिसीव कर रहे हो। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती किसी भी सिस्टम से। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, फेसबुक, टाटा, बिरला, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते थे? सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे चलता है? सॉफ्टवेयर सिर्फ कैलकुलेशन पे चलता है। वो कैलकुलेशन क्या, 1 सेकंड के लाखवें हिस्से तक कैलकुलेशन कर सकते हैं वो। इतनी, मतलब इतनी एक्यूरेसी उनके सॉफ्टवेयर में है। सोचिए, इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, सारे योग, सारी दशाएं उसके अंदर डाल सकते हैं वो लोग।
लेकिन आज तक वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। कोई सॉफ्टवेयर नहीं, किसी भी सिस्टम में नहीं है। वो कैलकुलेशन तो बता सकते हैं कि भाई ये दशा निकली, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर देंगे आपको, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है। कैलकुलेशन हेल्प करती है प्रिडिक्शन करने में, लेकिन प्रिडिक्शन आप करते हो अपनी इंट्यूटिव पावर से, अपनी साइकिक पावर से। और सॉफ्टवेयर के पास सिर्फ यही एक पावर नहीं है जो कि इंसान के पास है। ये साइकिक एबिलिटी या इंट्यूशन पावर एक इंसान में डेवलप की जा सकती है, किसी सॉफ्टवेयर या किसी मशीन में या आप साइकिक या इंट्यूशन पावर नहीं डाल सकते। जैसे किसी ने वो रॉबर्ट मूवी देखी होगी, चिट्टी, आप जानते हैं सब, रॉबर्ट मूवी, रजनीकांत की मूवी, वहां यही तो दिखाया है कि इमोशंस नहीं डाल सकते आप साइकिक एबिलिटी नहीं डेवलप कर सकते किसी मशीन की, इंट्यूटिव पावर नहीं डाल सकते। कि ये भगवान ने सिर्फ एक इंसान को पावर दी है कि वो अपनी साइकिक और इंट्यूशन को जानकर वर्ल्ड के कुछ किसी भी रहस्य को उजागर कर सकता है। ओके, ये फर्क है। दूसरा, हेल्पिंग इन मेडिटेशन। और ये इंट्यूटिव पावर, साइकिक पावर डेवलप कैसे होगी? ये होगी आपकी मेडिटेशन करने से। इसीलिए टैरो इज द बेस्ट टूल टू मेडिटेट, टू इनहेंस योर साइकिक एबिलिटी और योर इंट्यूशन पावर। सबसे अच्छी आपकी इंट्यूशन पावर और साइकिक एबिलिटी डेवलप करनी है आपने, टैरो से बढ़िया मीडियम नहीं हो सकता। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ सर अनम्यूट है। एक फोन आ रहा था मेरा, ठीक है। तो मेडिटेशन सबसे बढ़िया टूल है इंट्यूशन को जागृत करने का या साइकिक को बढ़ाने का, और टैरो सबसे अच्छा मीडियम है मेडिटेशन करने का। अब आपके दो काम होने वाले हैं। आवाज नहीं आ रहे हैं गुरुजी। अब तो आ रही होगी, अब तो आ रही है आवाज। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। आ रही है सर। ठीक है, तो हेल्पिंग इन मेडिटेशन, ये मेडिटेशन में बड़ा हेल्प करते हैं आपके कार्ड। और जिस दिन मेडिटेशन आप करना शुरू कर दोगे कार्ड से, आपके दो फायदे होने वाले हैं। पहले तो कार्ड आपकी समझ में आने शुरू हो जाएंगे, कार्ड की साइकिक में आप उतर रहे हो, कार्ड आपको बोलना शुरू कर देंगे फिर कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है और ये रेमेडी करनी है, कार्ड खुद बोलेंगे आपको। दूसरा, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, कार्ड से आप अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप कर सकते हो। ओके, और जिस दिन आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप हो गई, उस दिन आप टैरो में क्या हो सकता है, आपको टैरो की भी जरूरत ना पड़े। सामने कोई बंदा खड़ा है, उसने क्वेश्चन पूछा नहीं और आपने बिना किसी टूल की हेल्प के बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, आपका काम खत्म हो गया। किसी ऋषि को देखा है कोई भी विद्या यूज करते हुए, ना वो ज्योतिष करता, ना वो टैरो करता, ना केमिस्ट्री करता। आप किसी ऋषि के सामने जाके खड़े होते हो, वो पूछता बताओ बच्चा क्या प्रॉब्लम है, आपका तो ये प्रॉब्लम है, अब वो कुछ कहता है जी हो जाएगा आपका ठीक। या किसी के सामने जाकर बैठते हो आप, वो खुद बता देता है आप इसलिए आए हो, आपकी ये प्रॉब्लम है और आपका काम इतने दिनों में हो जाएगा, जाइए। तो ये है बेसिकली हम जो टूल यूज कर रहे हैं, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये टूल है। प्रेडिक्शन डिवाइन से आती है, ये दिमाग से निकाल देना कि कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन आती है। सारी प्रेडिक्शन डिवाइन से आती है। डिवाइन नहीं चाहेगी तो आप जितनी मर्जी नॉलेज के साथ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, डिवाइन से प्रेडिक्शन आती है। ओके, तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर डेवलप करनी पड़ेगी। जिस दिन आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाएगी, उस दिन आप एक अच्छे रीडर या टैरो बोलिए या कोई भी रीडर बोलिए, आप बन सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे डेवलप करनी होगी ये भी आपको ड्यूरिंग द कोर्स हम बता देंगे। और आपका पहला बैच है जिसके अंदर हम ये थोड़ा हीलिंग पार्ट को 1-2 दिन का सेशन रखेंगे। ओके, हाँ जी, नमस्ते।
ठीक है, हम अपने कोर्स के अंदर जो डेक कर रहे हैं, वो है राइडर वेट डेक। बहुत तरह के आते हैं, गोशुजन भी आते हैं, एंजल कार्ड भी आते हैं, साई कार्ड हैं, रामायण कार्ड हैं, ठीक है, और भी कई सारे कार्ड डेवलप हो गए हैं। लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक, सबसे जो एनर्जाइज कार्ड है, दैट इज राइडर वेट टैरो डेक। तो राइडर वेट टैरो डेक इज इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो राइडर वेट टैरो डेक अगर आपने सीख लिया, इन पे काम करना आसान है, सीखना आसान है, सिखाना भी आसान है। आसान का मतलब इतना इजी नहीं है, ये समझिए। अगर आपने ये कार्ड सीख लिए तो दुनिया के कोई भी कार्ड को आप सीख सकते हो आराम से, ये मतलब है। अब ये राइडर वेट टैरो डेक आए कहां से, किसने डिजाइन किए, ठीक है। इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट, ठीक। तो ये दो लोगों ने डिजाइन किए थे। पहले तो ये किसी गेम के रूप में मिला करते थे, ओके, लेकिन ये ऑथेंटिक लेवल पर एक कार्ड के रूप में ये कहां से आए, ठीक है, किसने डिजाइन की। तो इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट। तो एक ऑथर एडवर्ड वेट था, और एंड पैमिला कॉलमन स्मिथ, एक पैमिला कॉलमन स्मिथ एक लेडी थी। ये दोनों ने मिलकर कंबाइंड एफर्ट से ये कार्ड को डिजाइन किया। राइडर वेट Edward Waite was a brilliant occultist with deep understanding of tarot and its mystical symbols. जो एडवर्ड वेट थे वो बहुत बड़े ऑकल्ट के जानकार थे। ऑकल्ट का मतलब होता है जितनी ये गहन विद्याएं हैं, ईश्वरीय विद्याएं या ऑकल्ट साइंस, छुपा हुआ ज्ञान जो है, मिस्टिकल ज्ञान, इसको बोला जाता है ऑकल्ट साइंस। इनके जानकार जो लोग होते हैं, जैसे हम ज्योतिष, वास्तु, टैरो, ये सब होते हैं, उनको बोलते हैं ऑकल्टिस्ट, ऑकल्ट के जानकार, छुपी हुई विद्याओं को जानकार। तो एडवर्ड वेट जो था बहुत बड़ा जानकार था इन छुपी हुई गहन विद्याओं की, उसको बहुत नॉलेज थी, ठीक है, उसको बहुत सारे सिंबल्स की नॉलेज थी। तो ये वो सब कुछ जानता था। पैमिला कॉलमन स्मिथ कौन थी? स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। जो स्मिथ थी वो एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। और वो क्या आर्टिस्ट थी? वो इस तरह की आर्टिस्ट थी कि कोई भी क्रिएशन आप उसको बता दो, इमेजिनेशन बता दो, वो एज इट इज आपकी इमेजिनेशन को पेपर पर उतार सकती थी। जिस तरह से आपको क्राइम सीन में दिखाते हैं ना कि भी आपने कैसा, कौन था, आपने कैसा चेहरा देखा, तो जैसा जैसा चेहरा आप डिस्क्राइब करते रहते हो, एक अच्छा आर्टिस्ट उसको पेपर पर उतार सकता है। तो इसी तरह से जो स्मिथ थी, ये बहुत अच्छी टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। तो क्या हुआ, इन दोनों ने मिले, एडवर्ड वेट इसको डिस्क्राइब करता गया, अपनी थॉट को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी ऑकल्ट की नॉलेज को वो डिस्क्राइब करता चला गया। और वो कार्ड को बाय हैंड किसी टाइम में ये हाथ से खुद से ब्रश किए गए थे, पेंट किए गए थे सारे कार्ड पैमिला कॉलमन स्मिथ के द्वारा, ओके, और वो उसको डिजाइन करती चली गई। बोथ वर मेंबर ऑफ वेरी फेमस ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन। तो एक ऑर्डर ऑफ गोल्डन नाम करके ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके दोनों मेंबर थे, वहां मिले दोनों। ए पावरफुल ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन थी कोई, विच इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, लेकिन वो अब नहीं है, ये पहले कभी वो ये दोनों वहां मिले और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई कुछ नया करते हैं। तो एडवर्ड वेट ने उसको डिस्क्राइब करना शुरू किया अपनी नॉलेज से, अपने दिव्य ज्ञान से, और इस पैमिला कॉलमन स्मिथ ने उसकी थॉट, उसकी इमेजिनेशन को कार्ड के शेप दे दिए। इंट्रोडक्शन टैरो का है। द टैरो इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशिएंट कल्चर। टोटल ये 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और उसमें हैक एंड कार्ड्स में बहुत प्राचीन समय के कल्चर के कुछ सिस्टम के कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, कलर्स हैं, नंबर्स हैं, ये सारी चीजें हर कार्ड में आप देखेंगे। These 78 cards are divided into 22 major arcana card and 56 minor arcana cards. तो जो 78 टोटल कार्ड्स हैं, इन टोटल कार्ड्स में से हमने इन टोटल कार्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक सेट में रखे हमने 22 कार्ड, दूसरे सेट में रखे हमने 56 कार्ड, ठीक है। जो पहले 22 कार्ड रखे रैंडमली, उनको बोलते हैं मेजर कार्ड। आर्कना का मतलब है सीक्रेट, और ये सारे 78 के 78 कार्ड सीक्रेट कार्ड हैं। इनके अंदर से कुछ मिस्टिकल चीजें निकलती हैं, अपना आप दिखती हैं चीजें इसमें से, ये मिस्टिकल कार्ड बोला जाता है। तो मेजर 22 कार्ड बोलते हैं मेजर के हैं, और 56 कार्ड है माइनर के, ओके। जो मेजर के कार्ड हैं उनकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट की गई है। जैसे दा फूल जो कार्ड मैंने आपको दिखाया था, उस पर 0 नंबर है, वो मेजर अर्कना का पहला कार्ड है,
ठीक है, तो हर कार्ड के ऊपर आपको नंबर मिलेगा। तो मेजर कार्ड की स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 पहला कार्ड और फिर 1 से लेकर 21 तक के कार्ड। जो 56 कार्ड हैं टोटल, उनको बोलते हैं माइनर अरकना के कार्ड। अरकना मतलब बता दें आपको सीक्रेट, तो अरकना वर्ड आए तो अरकना याद रख लीजिए, तो सीक्रेट कार्ड बोल सकते हैं। तो माइनर अरकना के कार्ड्स हैं वो है 56। इन माइनर अरकना के कार्ड्स को अगेन 14 सेट में, मतलब 4 सेट में डिवाइड कर दिया गया। तो 56 को 4 इक्वली सेट बनाएंगे तो एक सेट के अंदर 14 कार्ड आते हैं। उन सेट के नाम रख दिए गए। उन सेट के नाम क्या है? पेंटाकल, पेंटाकल मतलब होता है सिक्के। कप, कप का मतलब कप, प्याला। तीसरे सेट का नाम रखा वान, इसकी स्पेलिंग होती है WANDS, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है, डी साइलेंट रहता है इसमें। इसको बोलते हैं वांस, वांस, वांट्स नहीं बोलेंगे इसको, वांस बोलेंगे। तो एक सेट है, तीसरे नंबर का सेट है वांस, और चौथे नंबर का सेट है सोर्ड्स, तलवारें। वांस का मतलब है छड़ी। तो जो 56 कार्ड हैं, इन 56 कार्ड को हमने 4 सेट में डिवाइड कर दिया और हर सेट में इक्वली कार्ड रखे। तो एक सेट में कितने कार्ड है? 14। तो हर सेट के अंदर 14 कार्ड होते हैं। 14 कार्ड पेंटाकल के होंगे, 14 कार्ड कप्स के हैं, 14 कार्ड वांस के हैं और 14 कार्ड सूट्स के हैं, और 22 कार्ड है मेजर रखना है। तो टोटल मिला के ये 78 कार्ड्स बन जाते हैं। अब इस तरह से हैं, जैसे टोटल कार्ड है 78 कार्ड के पहले तो 22 कार्ड हमने मेजर रखना के निकाल दिए, यहाँ रखे हैं एक तरह से, जिसमें लोग कार्ड रखे हैं मेजर कार्ड, जिनकी वैल्यू है 0 से लेकर 21 तक। ठीक है, 0 से लेकर 21 तक उन पे मार्क है। दूसरे सेट में हमने रखे 56 कार्ड, ये 56 कार्ड है। इन 56 कार्ड को अगेन 4 सेट में डिवाइड किया गया, बताया जैसे पीछे, पेंटाकल, कप्स, वांस एंड सोर्ड्स। पेंटाकल का मतलब होता है सिक्के, जैसे इस तरह का आपको एक स्टार लगा हुआ येलो कलर का एक सिक्का नजर आ रहा है, ये है पेंटाकल। ठीक है, कप्स, कप्स के कार्ड में आपको एक कप, इस तरह का एक कप नजर आएगा, प्याला नजर आएगा। वांस के कार्ड में आपको इस तरह की छड़ियां नजर आएंगी, स्टिक, और ये स्टिक जो है एनिमेट स्टिक है, जीवंत हैं, इनमें से कलियां निकली हुई हैं, ये सूखी हुई स्टिक नहीं है। नेक्स्ट सेट है सोर्ड्स। सोर्ड्स में आपको तलवारें मिलेंगी। तो जैसा सेट होगा उसके कार्ड में ये सब सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं। अब जो इनके कार्ड है, हर सेट के अंदर 14 कार्ड हैं। उन 14 कार्ड में जो पहला कार्ड होता है उसको बोलते हैं एस। जैसे जिसने भी प्लेइंग कार्ड खेले होंगे तो पहले कार्ड को क्या बोलते हैं? इक्का, या एस कार्ड, एस का कार्ड बोलते हैं, या इक्का बोलते हैं। कोई मेरा नेट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, आ गया, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ कोई नहीं, आ गया आ गया आ गया। तो हर सेट के अंदर 14 कार्ड हैं। अब इनको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, इनको बोला कैसे जाता है? तो जो हर सेट का जो पहला कार्ड होगा उसको बोलेंगे एसिस, एस का कार्ड है। जैसे इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई पेंटाकल का पहला कार्ड है, उसको बोलेंगे एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया। कप का कार्ड निकल कर आएगा, पहले नंबर का कार्ड, तो उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? एक कंसोनेंट उसको कैसी लैंग्वेज में बोलेगा एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया। इस तरह वांस का एस ऑफ वांस का कार्ड निकल कर आया, और सोर्ड के कार्ड में क्या बोलेंगे? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया। ये होता तरीका बोलने का। फिर जो नंबर है इसके बाद है 2 से लेकर 10 तक के जो कार्ड होंगे, मतलब दूसरे नंबर का जो कार्ड है और 10 नंबर तक के कार्ड, उन पे नंबर लिखे होंगे। एस पे नंबर नहीं लिखा होगा, इस पे एस लिखा होगा। जो एस ऑफ पेंटाकल कार्ड होगा उसके नीचे लिखा होगा एस ऑफ पेंटाकल, उस पर एक नंबर नहीं लिखा होगा। इसके बाद 2 से लेकर 10 तक के कोई भी सेट के कार्ड हैं उसके ऊपर ये नंबर 2 से लेकर 10 तक के लिखे होंगे। अब इनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मान लीजिए 2 नंबर का कार्ड है कप का, तो क्या बोलेंगे हम? 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, 2 ऑफ वांस का कार्ड निकल कर आया, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया। इसमें 5 नंबर का कार्ड का क्या बोलेंगे? 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया, 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया, 5 ऑफ वांस का कार्ड निकल कर आया। ये होता है तरीका बोलने का। तो 2 से 10 तक के में आपको नंबर वहां मिलेंगे, और जितने नंबर लिखे हुए हैं उतने ही वो सिंबल भी वहां मिलेंगे। जैसे 5 ऑफ कप्स में 5 कप आपको उस कार्ड के अंदर मिलने वाले हैं। 7 ऑफ वांस में 7 छड़ियां उस कार्ड में आपको मिलने वाली हैं। 10 ऑफ पेंटाकल के कार्ड के अंदर 10
सिक्के आपको उस कार्ड के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, तो 10 तक के कार्ड को 2 से लेकर 10 तक रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद जो 4 कार्ड बचते हैं, क्योंकि टोटल है 14 कार्ड, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर का जो कार्ड है, इन 4 कार्ड को बोले जाते हैं कोर्ट कार्ड, COURT, कोर्ट कार्ड। ये होते हैं कोर्ट कार्ड। ठीक है, जिनको हम आम भाषा में गुलाम, बेगम और बादशाह बोलते हैं। ठीक है, वहां पर 3 कार्ड होते हैं, यहाँ पर 4 कार्ड है। तो इन 4 कार्ड के नाम क्या है वो देख लेते हैं। जो 11 नंबर का कार्ड होगा उस पर 11 नहीं लिखा होगा, उस पर क्या लिखा होगा, पेज। उनको बोलते हैं पेज के कार्ड। तो 11 नंबर के जो कार्ड आते हैं उनको पेज के कार्ड बोलते हैं। 12 नंबर के जो कार्ड हैं उनको नाइट के कार्ड बोलते हैं। जो 13 नंबर के कार्ड होते हैं उनको क्वीन के कार्ड बोलते हैं। और जो 14 नंबर लास्ट कार्ड होता है किसी भी सेट का, उसको किंग्स के कार्ड बोला जाता है। तो इसका मतलब है 11 नंबर का कार्ड पेंटाकल का कार्ड निकल कर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया है। 12 नंबर का कार्ड अगर वांड्स का निकल कर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड निकल कर आया है। ओके, इस तरह क्वीन का कार्ड निकल कर आएगा तो हम बोलेंगे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकला है, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड निकला है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। इसका मतलब है जिस सेट की बात कर रहे हैं उस सेट के 13वां कार्ड निकल कर आया है, उसकी इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं। इस तरह जो लास्ट कार्ड है 14 नंबर का कार्ड, उस पे 14 नंबर नहीं लिखा होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किंग्स से। वहां लिखा होगा किंग्स ऑफ पेंटाकल, किंग्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग्स ऑफ सोर्ड्स, ये वहां पर लिखा होगा। ओके, तो ये होता है तरीका प्रोनाउंस करने का। एक आम भाषा में आदमी तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप टेक्निकल इंसान बनने वाले हो, टैरो के जानकार बनने वाले, तो आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज आनी चाहिए कि कार्ड को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। अब टोटल माइनर अगना के जो कार्ड्स हैं उनका सीधा रिलेशन प्लेइंग कार्ड से आता है। ठीक है, प्लेइंग कार्ड से, जो हमारे प्लेइंग, जो हम पत्ते खेलते हैं आम भाषा में, उन प्लेइंग कार्ड्स, कितने प्लेइंग कार्ड्स, कितने नंबर होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, कोई बताएगा? कार्ड्स खेलता कोई हमारे बीच में? 52 कार्ड। कितने? 52। बहुत बढ़िया। देखिए, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, इंसान, इसलिए इंसान को सारे चीजें करनी चाहिए लाइफ के अंदर लिमिट में, लेकिन तो इससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है आपकी। हमने खेला नहीं है गुरुजी। कोई बात नहीं खेला तो आप लैग कर रहे हो उसमें, इसलिए कहते हैं देश काल पात्र। ज्योतिष में क्या बोला गया है, जिसको जितनी देश काल पात्र की नॉलेज होगी वो उतना अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है। जब आपने पत्ते नहीं खेले तो फिर आप पत्तों के जानकार नहीं बन सकते आप। ठीक है, तो हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए इंसान को, उसमें रमना नहीं होता, निकल आओ उससे बस, लेकिन सारा एक्सपीरियंस करो। सर मैं खेलती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिक्चर देखो सर मैंने करा हुआ है, हम खेलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। तो जो प्लेइंग कार्ड हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, और जो हमारे माइनर रखना के कार्ड्स हैं वो कितने कार्ड हैं, वो 56 कार्ड है। तो यानी कि हर सेट में एक कार्ड फालतू है हमारे पास। वहां पर हर सेट के 13 कार्ड होते हैं, हमारे पास हर सेट के 14 कार्ड। ठीक है, तो कोरिलेशन है सीधा सीधा। सबसे पहले जो सेट है हमारे पास पेंटाकल के सेट हैं, कप, वांस और सोर्ड, 4 सेट में हमने डिवाइड किया है। जो पेंटाकल के कार्ड हैं वो आपके प्लेइंग कार्ड हैं, उसको डायमंड के जो कार्ड होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डायमंड के कार्ड में क्या बनी होती है, ईंट, और ईंट का संबंध सीधा सीधा अर्थ एलिमेंट से आता है। 4 एलिमेंट की थ्योरी है वास्तु के अंदर। अब ये वास्तु का सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। वास्तु में 5 एलिमेंट की थ्योरी होती है सीधी, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट होता है स्पेस एलिमेंट। इस संसार में हर वस्तु, हर प्राणी, पूरा संसार इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, और पूरा वास्तु का बेस है 5 एलिमेंट थ्योरी। जिस तरह से आपका एक घर है, पहले आपकी बॉडी से बताया था, चलो आपकी बॉडी भी 5 तत्वों से बनी है। जितना भी आपके जो फिजिकल बॉडी दिख रही है, आपकी स्किन दिख रही है, आपकी बोन्स हैं, ये है आपकी बॉडी का अर्थ एलिमेंट। जो सॉलिड चीज है आपकी बॉडी के अंदर वो सारा अर्थ एलिमेंट है। जितना भी लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, लिक्विड क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हम पानी पी रहे हैं, वो लिक्विड हो सकता है, या जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट कर रहा है, जो हमें जिंदा रख रहा है, वो है आपकी बॉडी का वाटर एलिमेंट। फायर एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर 2-3 तरह की फायर होती है। एक 2 फायर तो सभी जानते हैं। एक फायर है जठराग्नि, जिससे आपका खाना पचता है, जिससे आपकी भूख लगती है, वो है जठराग्नि। वो आपके पेट के अंदर अग्नि होती है, जठर अग्नि। जठर मतलब पेट, पेट की अग्नि।
जिससे आपको भूख लगती है, आपका खाना पचता है। एक होती है आत्मा रूपी अग्नि, जो आपकी सोल है, वो भी अग्नि का रूप है। कहते हैं ना, शरीर जब आत्मा इंसान मर जाता है तो आत्मा निकल जाती है, और आत्मा के निकलते ही आप उस इंसान को टच कर लेना, थोड़ी देर बाद इंसान ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो आत्मा रूपी अग्नि जैसे निकले नहीं, आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन, तो ये शरीर ठंडा पड़ गया जी। कहते हैं ना शरीर ठंडा पड़ रहा है इसका मतलब प्राण छूट रहे हैं इसके, आत्मा निकल के जा रही है। ठीक है, तो आत्मा रूपी अग्नि, तो वो भी अग्नि का रूप है। तो आपके अंदर ये दो फायर है, ये आपके अंदर की अग्नि है। ओके, और लास्ट है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या है? जो आप सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर बहुत तरह की वायु होती है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन 5 तरह की वायु आपकी बॉडी के अंदर, बहुत प्रोमिनेंट वायु है आपके अंदर, बॉडी के अंदर 5 तरह की। आपकी जो नसें फड़फड़ाती है ना, जो पल्स आपकी चल रही है, ये एयर एलिमेंट की वजह से धड़क रही है, आपका दिल धड़क रहा है। ठीक है, आप सांस ले रहे हो, ये आपकी बॉडी के अंदर एयर एलिमेंट है। तो और स्पेस एलिमेंट क्या हुआ? जो भी आपकी जगह खाली जगह है, जैसे लंग्स में जो खाली जगह, हम सांस लेते हैं, लंग्स फूलते हैं ना, फिर वो अपनी शेप पे आते हैं। जो खाली जगह है लंग्स के बीच में, फिर स्टमक में जो खाली जगह होती है, जब आप पूरा खाना खा लेते हो उसके बाद कुछ नहीं खा पाते ना, आप बोलते हो भाई यहाँ तक भर गया, अब तो निकल जाएगा बस। तो जब जो आपका पेट खाली है, जो भी बॉडी के अंदर खाली जगह है, वो आपकी बॉडी का स्पेस एलिमेंट है। तो इसी तरह से पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ओके, अब ये एलिमेंट बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं से हमें क्लू मिलता है कि सामने वाला इंसान क्या क्वेश्चन पूछने आया है, या सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम क्या है। इन्हीं एलिमेंट से पता लगेगा। जो पेंटाकल के कार्ड हैं, वो आपके प्लेइंग कार्ड को डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पेंटाकल का मतलब होता है सिक्के का मतलब है एक एसेट्स, एक मटेरियल पदार्थ, वो है पेंटाकल, सिक्के। उसको सिक्के की शेप दे दी गई है, उसका कलर कर दिया गया येलो। एक ऐसी करेंसी है या ऐसी एसेट्स है वर्ल्ड वाइड चलती है। येलो इज गवर्न बाय द गोल्ड को येलो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब टेक्निकल लैंग्वेज में दो ज्वेलर्स आपस में बात करते हैं, या गोल्ड के जो सप्लायर हैं आपस में बात करते हैं, वो गोल्ड नहीं बोलते, वो बोलते हैं येलो का क्या रेट चल रहा है आज, इतने किलो येलो भेज देना। ठीक है, वो येलो बोलते हैं। इसका मतलब है येलो एक करेंसी है, येलो एक ऐसी एसेट्स है जिसको वर्ल्ड में कहीं भी कैश किया जा सकता है। ये इकलौती ऐसी करेंसी है। ठीक है, डायमंड हो सकता है हर जगह ना बिके यहाँ पे, और डॉलर भी हर जगह नहीं चलेंगे, आपका रुपया भी हर जगह नहीं चलेगा, लेकिन गोल्ड किसी भी कंट्री में जाके बेचा आप बेच सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। ठीक है, तो पेंटाकल क्या है? पेंटाकल सिक्के मानी के एसेट्स की बात हो रही है, मटेरियल पदार्थ की बात हो रही है, और पदार्थ सबसे सॉलिड एलिमेंट होता है, मतलब आपकी लाइफ कब स्टेबल मानते हो आप? जब आपका पैसा आ जाता है। आप कहते हो ना यार अब लाइफ स्टेबल हुई है, वरना लाइफ अनस्टेबल रहती है, तब पैसा नहीं आता। इसका मतलब पैसा, मटेरियल पदार्थ आपको स्टेबिलिटी देते हैं, वो स्टेबिलिटी के कारक है। ओके, इसलिए पेंटाकल के कार्ड अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है? आम भाषा में अर्थ एलिमेंट का मतलब है मनी, बिजनेस, फाइनेंशियल या मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल मैटर्स। ओके, जब एक इंसान, जिसको अगर कोई हीलिंग साइड में होगा तो वो रूट चक्र से इसको गवर्न कर सकता है। जब कोई इंसान सिर्फ रूट चक्र के लिए जिंदा है, तो रूट चक्र में सिर्फ वो मटेरियल पदार्थ आते हैं सारे कि एक इंसान सिर्फ पैसा, मनी, पावर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इन्हीं सब के लिए जिंदा है। ओके, तो अर्थ एलिमेंट मनी, बिजनेस, पावर, फाइनेंशियल, मतलब रुपए पैसे की बात है, सारे असेट्स की बात हो रही है, सारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अर्थ पेंटाकल को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है जब कभी रीडिंग करते वक्त आपने अगर प्रश्न कुंडली लगानी है, तो प्रश्न कुंडली लगाई, 3-4 कार्ड निकाले आपने, अगर मैक्सिमम कार्ड पेंटाकल के कार्ड निकल कर आएंगे, तो पेंटाकल बने होंगे, तो आप समझ जाइएगा कि सामने वाला बंदा जो प्रश्न पूछने वाला है, वो आपसे यही प्रश्न पूछेगा, बिजनेस, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा जी, मेरे को रुपए पैसे की तंगी है, मुझे मेरी जॉब नहीं लग रही, मतलब मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को प्रॉपर्टी बनानी है, मतलब उसका जो सारा कंसर्न रहेगा वो मटेरियल फोर्स है ना, मटेरियल वर्ल्ड की जो बातें हैं, रुपए पैसे की जो बातें हैं, उसी से कंसर्न उसका क्वेश्चन होगा। जो कप के कार्ड हैं, कप में क्या डालते हैं? कप के जो कार्ड हैं वो हार्ट या पान के पत्ते, जो प्लेइंग कार्ड खेले होंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो कप के कार्ड हैं वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? कप क्या है?
कप एक प्याला है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड सामान आप डाल सकते हो, ठीक है। और इसलिए कप के कार्ड वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर एलिमेंट क्या है? लिक्विड। और आपके जो इमोशंस हैं वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुआ, घर परिवार हुआ, ये सारा अर्थ एलिमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो है अर्थ एलिमेंट। स्टेबिलिटी इन लाइफ वो अर्थ एलिमेंट से आती है। आपके इमोशंस, आपके घर के इमोशंस या आपकी बॉडी के इमोशंस या आपके खुद के इमोशंस वो वाटर एलिमेंट के से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कहते हैं ना, जो बंदा जितना ज्यादा इमोशनल होता है वो क्या होता है, आंखों से पानी बहना शुरू कर देगा, नाक से पानी बहना शुरू कर देगा, छोटी छोटी बात पे बंदा रोना शुरू कर देगा। कौन रोता है? जो इमोशनल है। इसका इमोशंस का सीधा सा संबंध किससे होता है? वाटर एलिमेंट से। और वाटर एलिमेंट का सीधा सा संबंध है कप से। ओके, तो कप के कार्ड किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इमोशंस को। और इमोशन का मतलब क्या होता है? लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इमोशंस या रिलेशनशिप। मतलब कप के कार्ड निकल कर ज्यादा आएंगे तो सामने वाला बंदा जो आपके सामने पूछने आया है वो यही पूछने आया है कि दिल का मामला है, कोई ना कोई इमोशंस उसके आड़े आ रहे हैं। वो दिल, लव, प्यार, मोहब्बत, शादी, रिलेशनशिप या कोई भी ऐसा काम जो उसके दिल के बहुत करीब है, उसकी बातें आपसे पूछने आए। सिंपल। इसका मतलब कप का संबंध सीधा सीधा इमोशन से होता है। जो भी काम इमोशन से होंगे वो उसका सीधा सीधा संबंध कप से। इसके बाद वांस। वांस के जो कार्ड होते हैं वो प्लेइंग कार्ड में क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। वांस क्या है? छड़ी। छड़ी का मतलब क्या है? पेड़ की टहनी, मतलब पार्ट होगा पेड़, तो पेड़ का छोटा सा पार्ट है वो, कोई लकड़ी, अभी तो वो पेड़ के साथ रही होगी, आज वो लकड़ी बन गई अलग से। ओके, वांस का मतलब है छड़ी। छड़ी मतलब वुड, और वुड का मतलब होता है सीधा सीधा ऑक्सीजन या एयर एलिमेंट के साथ। वुड से क्या मिलती है? पेड़ पौधे से क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन। और विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू कैन नॉट इग्नाइट फायर। तो आप आग नहीं जला सकते बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के। तो इसका मतलब है वांस का सीधा सीधा संबंध आता है फायर एलिमेंट से। और फायर का मतलब है सीधा सीधा एग्रीकल्चर, वर्क, डायनेमिक एनर्जी, एंटरप्राइज, कुछ क्रिएशन। मतलब कोई भी चीज लाइफ में क्रिएट होती है वो फायर एलिमेंट से क्रिएट होती है। आप घर में बहुत सारा राशन ले आते हैं लेकिन राशन नहीं खाते आप। खाने को खाने लायक कौन बनाता है? फायर। जब अग्नि उस पर आंच लगती है, रोटी सिकती है, सब्जियां पकती हैं, तब जाके वो खाने लायक बनती है। किसी भी चीज की क्रिएशन के लिए फायर एनर्जी चाहिए। बिना फायर के कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर सकते लाइफ में आप। तो हर चीज की क्रिएशन के पीछे फायर एलिमेंट लगा होता है। तो फायर एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? यानी कि वांस के कार्ड किसी भी क्रिएटिविटी को जन्म दे रहे हैं। इसका मतलब सामने वाला इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्ल्ड की बातें करने आया है आपसे, एग्रीकल्चर वर्क की बातें करने आया हो सकता है। क्योंकि वांस कहाँ उगती हैं? पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे? धरती पे। ठीक है, धरती की बात हो रही है और धरती का मतलब है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की बात कोई हो सकता है, जमीन की बात वैसे कर सकता है कोई। ठीक है, एनर्जी, किसी तरह की एनर्जी, कुछ बनाना चाहता है, कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कुछ इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो वहां पर जहां पे भी क्रिएटिविटी यूज होती है वहां पर वांस के कार्ड आपको सपोर्ट करते हैं या उस काम को दिखाते हैं। लास्ट में सोर्स। सोर्स का मतलब है तलवारें। तलवारें कहां लहराई जाती हैं? हवा के अंदर। तलवारें कहां लहराता है इंसान? हवा में। तो इसका मतलब सोर्स के कार्ड एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एयर एलिमेंट का मतलब है स्ट्राइफ, झगड़ा, एग्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन और वायलेशन। तलवार का काम क्या है? काटना। चाकू छुरी का काम क्या होता है? काटना, पीटना, बस वेपन है एक तरह से। तलवारें काटती हैं, अलग करती हैं। तो इसका मतलब है सोर्स के कार्ड आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर कि झगड़े की बात, मन मुटाव, एग्रेशन, टेंशन, है ना, कुछ लिटिगेशन, कुछ ना कोई मन मुटाव हुआ है, या फिजिकल हुआ है या ओरली हुआ है, कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है झगड़ा। ठीक, तो ये कौन से कार्ड के सेट कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एलिमेंट किस तरह के इश्यू को दर्शाते हैं, ये आपको बताऊं। इन एंशिएंट टाइम मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट। तो आपको पता है पहले पुराने जमाने में हर बंदा लिख और पढ़ तो सकता ही नहीं था, और ना ज्यादा लिखाई पढ़ाई थी। सिंबल्स वर यूज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो पहले सिंबल्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। और पहले क्या, आज भी सिंबल का यूज होता है।
जिसने भी ड्राइविंग टेस्ट, जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा हिंदुस्तान में, उसने सिंबल्स कभी ना कभी याद किए होंगे, क्योंकि वहां पर पूरा ड्राइविंग जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, वो सारे सिंबल्स के रूप में है। रेड लाइट पर लिखा नहीं होता रुकिए, वेट करिए या चलिए, वहां पर क्या सिंबल है कि रेड कलर का ग्रीन, रेड लाइट मिल गई तो मतलब रुकना है, ऑरेंज का मतलब है तैयार हो जाइए, और ग्रीन का मतलब है चलना है। इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, इसका मतलब ये पेडेस्ट्रल लेन है। फिर आगे कोई फाटक है, रेलवे फाटक है, तो उसका निशान बना होगा, टी पॉइंट है, इसका मतलब आगे टी पॉइंट है, स्लोप है, स्कूल है, आगे ब्रेकर है, सब सिंबल्स के रूप में आपने याद किए हुए हैं। और हमारा जो माइंड है वो सिंबल्स को कैच करता है, किसी लैंग्वेज को नहीं कैच करता, हर लैंग्वेज को सिंबल्स के रूप में कन्वर्ट करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो पहले के लोग बातें भी किया करते थे, सिंबल्स के रूप में किया करते थे। Thus, a common language of symbols based on mystical symbols taken from many cultures was developed and put into the card. तो एक ह्यूमन फिगर नजर आ रही है, वो भी एक सिंबल है। एक एप्पल नजर आ रहा है, वो भी एक सिंबल है, वो एप्पल को सिंबलाइज कर रहा है। तो हर चीज जो आप देख रहे हैं ना, कलर्स, नंबर्स, कोई इंसान, कोई अभी सिंबल भी बताएंगे आपके, उसके अंदर कई सारे सिंबल्स भी हैं, तो वो सिंबल्स हैं, वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पहले लोग इन्हीं सिंबल्स की भाषा में बात किया करते थे। एप्पल लिखते नहीं है, एप्पल भी दिखा दोगे तो क्या मतलब है, मैं एप्पल लिख के बताऊं कि भाई एप्पल है, या मैं एप्पल दिखा दूं आपको, तो आपको पता नहीं कि मैं एप्पल की बात कर रहा हूं। तो एप्पल क्या है, वो सिंबल है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर कुछ, सिंबल बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, कि कैसे बना, तो ये एप्पल, आप बोलोगे ये तो एप्पल है, मैंने लिखा तो है ना, लेकिन सिंबल की बात आपने समझ ली। और पुराने जमाने में सब लोग सिंबल्स में बात किया करते थे, और यही सारे सिंबल्स, चाहे वो नंबर फॉर्म में है, कलर फॉर्म में है, ह्यूमन फॉर्म में है, कुछ और भी सिंबल आएंगे, वो सारे इन कार्ड में रख दिए गए, बहुत प्राचीन सिंबल्स लेकर। द की वाज रिमेन ए सीक्रेट नॉलेज दैट वाज एक्सक्लूसिवली ट्रांसमिट बाय वर्ड्स ऑफ माउथ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब किसी जमाने में कार्ड बने होंगे या सिंबल्स डेवलप किए होंगे, अलग अलग डिफरेंट कल्चर सिंबल्स में डाले गए, कहीं से कलर उठाए, कहीं से नंबर उठाया, कहीं से ह्यूमन फिगर उठाई, कहीं से कुछ उठाया, तो कार्ड तो आगे बढ़ाते गए, लेकिन किसी ने नॉलेज नहीं दी। मतलब नॉलेज जो आगे कैरी फॉरवर्ड हुई है वो माउथ टू माउथ हुई है। कोई लिटरेचर नहीं मिलता पुराना, बहुत पुरानी चीज, कोई लिटरेचर नहीं है टैरो के ऊपर, ये वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ, मैंने आपको सिखाया, आपने किसी और को सिखाया, किसी और ने उसको सिखाया, इस तरह से ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होती गई और कार्ड पेंट करके आगे चलते गए। तो इस तरह के मेजर कार्ड्स हैं, 22 कार्ड है, द फूल पहला कार्ड है और द वर्ल्ड लास्ट कार्ड है। तो सबसे पहला कार्ड हमने पढ़ा आज, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ब्रीफली कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब हम एक एक कार्ड को इस तरह से पढ़ेंगे, हम मेजर रखना कि पहले कार्ड से हमने शुरू किया आज, ओके। आज हम इतना ही रखेंगे, थोड़ा इसी कार्ड पे विराम देंगे। आज की क्लास 6 बजे तक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम रोजाना 1.5 घंटे की क्लास होगी हमारी। जैसे आज 4:30 से शुरू हुई है तो आज 6 बजे है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारी 5 बजे से क्लास शुरू होगी और 6:30 तक हमारी क्लास इस वीक, अगले वीक फिर 4 to 6 हो जाएगी, ठीक है। और कोर्स का ड्यूरेशन का मतलब नहीं है, जितना कंटेंट में जो पढ़ाना है वो पढ़ाना ही है, चाहे वो 14 दिन लगे या 16 दिन लगे, आप बेफिक्र रहिए। तो पहला कार्ड द फूल है, द फूल का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। और आपको इस कार्ड में क्या नजर आ रहा है, एक इंसान निकला है, इसकी कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो ये हमने सीखा है। इसके पैरों से पता लग रहा है इसका घर पीछे रह गया है, कार्ड का नंबर 0 है, यहाँ से पता लग रहा है जर्नी स्टार्ट हो रही है। द सन निकला है, सूर्य निकलता है, तो मतलब लाइफ में जर्नी स्टार्ट हो रही है, जैसे नया दिन शुरू होता है। ये कार्ड ये बता रहा है कि इसका नया जीवन का कोई सवेरा शुरू हुआ है, ओके। तो कार्ड का मतलब है द बिगिनिंग, प्रारंभ का कार्ड है, कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो आप, ये कार्ड जब निकलता है। स्पॉन्टेनिटी, सहजता है कार्ड के अंदर, है ना, कितना सहज है कार्ड। कार्ड में कोई रूडीनेस नहीं है, कोई ये नहीं है कोई एनवायरनमेंट बहुत अजीब गरीब सा हो, ठीक है। कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है, सहज है कार्ड के अंदर, स्पॉन्टेनिटी है। फेथ है कार्ड के अंदर, देखिए बताया था आपको, फेथ ऊपर देख रहा है नीचे गिर सकता है, लेकिन कार्ड के अंदर फेथ भी है। लेकिन इसको हम द फूल कार्ड भी बोल सकते हैं, कार्ड का तो नाम ही है द फूल, बेवकूफ है कि नीचे गिर सकता है, आप रिस्क ले रहे हो। इनोसेंट है कार्ड, कार्ड में इनोसेंसी है, जैसे मासूम, शक्ल से लग रहा है मासूम। फिर जो मूर्ख होते हैं उनको मासूम बोला जाता है। मासूम का मतलब क्या है, नॉलेज नहीं होना, उसको आप रफ लैंग्वेज यूज कर आप उसको
बेवकूफ बोल देते हो। अपने इंसान अपने बच्चों को नहीं बोलता कोई बेवकूफ, अपने मतलब मासूम है जी, नहीं कर पाया जी, मासूम है। दूसरे बच्चों को आप बेवकूफ बोल दोगे। तो बात वही है, मासूम होना या बेवकूफ होना। मासूम में क्या, वो तो नॉलेज नहीं है, मासूम है, उसको नहीं पता जी, ठीक है। तो ये इनोसेंसी का कार्ड है। तो कोई अब पूछने आया आपसे, अब धीरे धीरे कार्ड में अपने आप पर लगते रहेंगे चीजें कि जी मैं उस पर शक कर रहा हूँ कि मेरी चीज चोरी हुई है और मुझे उस पर शक है, क्या मेरा शक सही है? और आपने कार्ड निकाला, कार्ड निकालकर ये वाला कार्ड निकल कर आया। अब वो आप बोलोगे यार वो तो इनोसेंट है, शक्ल ही बता रही इनोसेंस है, उसने कुछ नहीं किया, वो बेवकूफ है। मतलब वो उसको उसमें इतनी चालाकी नहीं है कि वो इस कांड को, इस कार्य को कर सके, इतनी मैनिपुलेशन, इतनी हेरफेर, इतनी चालाकी दिखा सके, उसमें वो एबिलिटी नहीं है। क्योंकि कार्ड ने उस इंसान की एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर दिया कि उस सामने वाले जिस इंसान की बात क्वेश्चन पूछने वाला कर रहा है वो इंसान किस तरह का है। ओके, कुछ कार्ड आएंगे चालाकी वाले, आपको देख के पता लग जाएगा चालाकी वाला कार्ड। अगर वो कार्ड निकल गया है तो बोल सकते हो आपका शक बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वाला कार्ड निकल गया, हम बोलेंगे यार मासूम है, जिस पे आप शक कर रहे हो बेगुनाह है, उसने नहीं किया काम किसी और ने किया। ओके, तो क्या इनोसेंस है इस कार्ड के अंदर, इनोसेंसी है, सरल है, मासूम है, बेगुनाह है। टास्क विद लिटिल और नॉन नॉलेज, तो कोई भी काम ऐसा करने जा रहा है जिसमें या तो इसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, या बहुत लिटिल नॉलेज के साथ ये आगे बढ़ रहा है, चाहे जॉब के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, किसी के लिए भी आप क्वेश्चन पूछने आए कि क्या मैं काम शुरू कर सकता हूं, तो आप बोल सकते कर सकते हो। कार्ड तो कह रहा है काम शुरू करो, लेकिन आप ये भी बोल देंगे कि आप जो काम शुरू करने जा रहे हो उसकी आपको नॉलेज नहीं है, किसी एक नॉलेज वाले पर्सन को साथ रख लेना, ठीक है, वो आपको गिरने से बचाएगा। आप नॉलेज कम की सकते, या फिर उसकी नॉलेज ले लो पहले, सिंपल सी बात है। रिस्क टेकिंग, खतरा उठाना। अब देखिए ये कार्ड रिस्क टेकिंग कार्ड भी है, जैसा बताया जा चुका है कि ऊपर देख रहा है और आगे चल रहा है, नीचे गिर सकता है, और बिल्कुल एज पे खड़ा है। कौन देखता है ऊपर ऐसे भाई, कौन पैरों को मूवमेंट में रखता है? और ये आगा भी कर रहा है कि गिर जाएगा, रुक जा, नीचे देख ले, ग्राउंड लेवल पे सोचो। अब कोई इंसान आपके पास आया, बिजनेस का प्रपोजल है, कुछ भी प्रपोजल कि जी मेरे को उसने ऐसे सपने दिखाए हैं, वो कह रहा है जी आपका इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, वो कह रहा है जी आपको बातें हवा में दिखाई है उसने, या आप खुद अच्छी चीजें देख रहे हो। इंसान क्या होता है, जब ऊपर देखता है ना, एक सपने देखता है, अच्छा यार ये बिजनेस हो जाएगा, ये मेरा पैसा इतना बढ़ जाएगा। जब आप अच्छी बातें सोचते हैं तब आप ऊपर की तरफ फेस होता है, जब आपकी कुछ इमेजिनेशन चल रही होती है। तो आप बोलो कि आपको जो प्रपोजल मिला है उसकी अच्छी बातें आपने देखी है अभी तक, ग्राउंड लेवल पर देखो, नजरें नीची करके देखो, ग्राउंड लेवल की सोचो। हो सकता है जितनी बातें अच्छी वो बताकर गया है या आपके दिमाग में आनी है, उतना अच्छा वो प्रोडक्ट, वो चीज, वो वस्तु, वो पैसा ना हो, ठीक है। तो इस कार्ड से आप क्या ये भी एडवाइस करेंगे कि धरातल पर देख के चलो, आपका नुकसान होने की आगे चांसेस हैं, क्योंकि आप ऊंचाई पर खड़े हो, चल रहे हो और आगे गिर सकते हो, खाइए आपके आगे, आंखें नीचे करके बात करो, ग्राउंड पर रहकर सोचो। ग्राउंड पे इंसान रहता है, गिरता नहीं है, और गिरता भी तो ग्राउंड पे गिरा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है, एडवाइस भी बता रहा है सामने वाले को, न्यू एडवेंचरस, कुछ नई साहसिक कार्य कर सकते हो। अब ये इतनी पहाड़ी पर चढ़ा है तो एक साहसिक कार्य क्या ना, पहाड़ चढ़ना, क्या मतलब है, मुहावरा है पहाड़ चढ़ना, इसका मतलब बहुत कठिनाई का सामना करते हुए आप एज पर जाते हो, किसी किले पर पहुंचते हो, किसी पहाड़ी पर पहुंचते हो, तो चलना पड़ता है ना चढ़ाई पर, कितनी स्टीप चढ़ाई होती है, फिर आप चढ़ाई पे ऊपर पहुंचते, फिर आपको लगता है हाँ मैं पहुंच गया। तो इसका मतलब है कुछ एडवेंचरस रिस्क लिया है, तब जाके उस पहाड़ी की टॉप पर आप पहुंचे हो। तो ये कार्ड क्या, रिस्क टेकिंग कार्ड भी है और न्यू एडवेंचरस। न्यू क्यों बोला, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, नया, जीरो, नया है। और एडवेंचरस क्यों बोला, क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ गया, तो कुछ नया एडवेंचरस कार्य किया, नई साहसिक कार्य आप करोगे या कर चुके हो। गोइंग योर ओन वे, अपने रास्ते चलना। कुछ लोग होते हैं ना मस्त मौला, अब इस कार्ड से क्या नजर आ रहा है, मस्त मौला इंसान, जैसे खुश होकर इंसान अपना मस्त मौला अंदाज में लाइफ को जी रहा है, चले जा रहा है। तो सामने वाले के बारे में ये भी बोल सकते हो आप, कोई बंदा पूछने आए, कोई लड़की पूछने आए हमसे जी मेरा होने वाला कैसा होगा, और आपको सिर्फ ये देखा यार मस्त मौला चले जा रहा है, दुनिया की परवाह नहीं है, ठीक है, बोला जी मस्त मौला टाइप होगा, उससे कोई परवाह नहीं होगी, जीवन जीने वाला इंसान, ठीक। तो इस तरह से आप चीजें बोल सकते हो। चलो जी, आज के लिए इतना ही, पहला दिन है, कहीं बच्चे भाग ना, पहली क्लास में जाते हो फिर वो खिलाते हैं, है ना, ज्यादा प्रेशर नहीं डाल, आज में ज्यादा प्रेशर नहीं डाल। हाँ जी, सबसे पहली बात, बोर तो नहीं हुआ आज? नहीं नहीं सर, मजा आया, इंटरेस्टिंग बढ़िया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। अभी कार्ड सर इसकी PDF मिल जाएगी? हाँ जी,
सर पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ पीडीएफ मिलेगा मिल मैडम, जाएगी आपको इसकी? सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको नोट की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। सब चीज मिलेगी। बस 1-2 दिन शांत रहो, 1-2 दिन जैसे क्योंकि चल हम रहा है लिख नहीं रहे हैं ना। लिखने की जरूरत ही नहीं मैडम, रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, दोबारा सुन के अपना जो लिखना लिखते रहना है ना। पीडीएफ में ठीक जो है, है ठीक है, एज इट इज ओके, पीडीएफ आपको ओके, मिलने वाली है, इसमें कुछ हेर फेर नहीं होगा, मेरी पूरी पीडीएफ आपको ठीक जाना है। ठीक है। इसलिए कहता हूँ शांत बैठो, बस कुछ लिखना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना, सिर्फ मुझे सुनते रहो, सुन के मेरी साइकोलॉजी, मेरे तरीके को देखो, मैं कैसे कार्ड को कैसे पकड़ता हूँ चीजों को, वो पकड़ना अगर आपने सीख लिया तो कोई कहता है मेरे जैसा बनना है, मेरे ऐसे तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से आप ऊपर जा सकते हो, क्योंकि मेरी नॉलेज मैं तो दे ही रहा हूँ, आपकी भी तो नॉलेज होगी कुछ, भाई मैं तो अपना सारा नॉलेज दे रहा हूँ, फिर अपनी नॉलेज लगाओगे तो मेरे से ऊपर बढ़ गया ना, तो मेरे से ऊपर हर इंसान पहुंच जाएगा 15 दिन बाद। मेरा जितना ज्ञान है वो तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, अपना और लगा लेना थोड़ा सा बस। सही। तो कल मिलते हैं फिर 5 बजे, और आज आपका एक ग्रुप बन जाएगा। आज मैं अभी एक ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक को आप क्लिक कर उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी यूट्यूब जिस मेल आईडी से आपका यूट्यूब लॉगिन करते हैं या यूट्यूब को चलाते हो, वही मेल आईडी आपने उस ग्रुप में डाल देनी है। और कल 12-1 बजे तक आपको, या हो सकता है लेट भी हो जाए क्योंकि पहला दिन है कल, और ये सारी मेल आईडी हमें चढ़ानी पड़ती है यूट्यूब के ऊपर, मतलब थोड़ा काम करना पड़ता है बैकएंड पे, तो होता है कल थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन कल के बाद हर दिन की रिकॉर्डिंग अगले दिन 12 बजे तक आपके उस ईमेल वाले ग्रुप में दे दी जाएगी। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो आपके सामने होगी। हो सकता है किसी 1-2 की वीडियो ना खुले, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपने गलती से दूसरी मेल आईडी दे दी होती है जो आपके यूट्यूब से लिंक नहीं है, तो ये फिर वीडियो आपकी चलेगी नहीं, वहां लिखा आ जाएगा प्राइवेट वीडियो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जिसकी ना चले मैं आपको एक नंबर शेयर करूंगा, जब कभी आप फ्री हो उनको फोन करेंगे और विद इन 10 मिनट्स आपके फोन करने के बाद वर्किंग आवर्स में आपकी वीडियो को वो रन करके दे देंगे, और एक बार वीडियो चल गई फिर सारी वीडियो आपकी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्वेश्चन पूछो सर, जैसे टैरो कार्ड्स का राइडर वेट कार्ड्स होते हैं, वैसे ही एक हमने डेक मंगाया हुआ है, वो कॉल इट बैरन रीड के, तो उसमें जो ये वाले पिक्चर्स राइडर वेट में वो वाली नहीं है, डिफरेंट है, जैसे पेंटिकल्स की जगह पे वो अर्थ है। हाँ नहीं, हम ये करना चाहते हैं, जैसे आपने शुरू में बताया था हमको कि हम लोग को कलर स्कीम का भी ध्यान देना है, आर्टिकल्स का भी ध्यान देना है, जो सारी चीजें सबका ध्यान देना है, तो इसमें इंटायरली डिफरेंट चीजें दिखती हैं। तो मैडम आपने राइडर डेक लेने हैं ना, सभी ने राइडर वेट डेक लेनी है, और जिसको लेने हैं मैं आपको 1-2 दिन के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से मंगवा सकते हो, अच्छे कार्ड है उनके। सर ईमेल आईडी कौन से नंबर पे सेंड करनी है? अभी मैडम आपको एक लिंक ग्रुप में लिंक आएगा, एक ग्रुप का लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक कर आप ग्रुप में एंटर कर जाओगे, उस ग्रुप का नाम होगा ईमेल 17 ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर आपको अपनी मेल आईडी छोड़नी है, इस ग्रुप में नहीं छोड़नी, नया ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आप ऐड होंगे, उसमें छोड़नी है आपने मेल आईडी। ठीक है सर। तो आप सभी ने राइडर वेट टैरो डेक लेनी है, और अभी नहीं लिए तो कोई हाँ जी क्या मीनिंग्स का कोई चेंज नहीं आएगा ना सर? मीनिंग्स तो मतलब ऐसे इंटरप्रिटेशंस निकल के आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपको राइडर वेट टैरो डेक ही लेने हैं, वो एक बार सीख लेना, फिर बाकी कभी एंजल कार्ड, ओशो कार्ड, साई कार्ड कभी कराएंगे तो वो भी सिखा देंगे, पहले ये सीख लो एक बार, इस समझ में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर बाकी कार्ड सीखने सिखाने आसान रहेंगे आपको। ओके थैंक यू। चलो पेशेंसली 7 दिन चलेंगे, और फिर प्रेडिक्शन कैसे होती है आपके 7 दिन के बाद आपको पता लगना शुरू होगा। ओके, पहले कार्ड को पढ़ें, हम कार्ड के मतलब समझें, मेरा तरीका क्या है कार्ड को जज करने का, मैं कार्ड को किस एंगल से देखता हूँ, वो सीख लो पहले एक बार। चलो जी, कल मिलते हैं 5 बजे। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे राधे।